चलिए स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 जो है 175 किलोग्राम वजन का है। इसके साथ 3 पेलोड गए थे। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड है। उसके बाद ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड है। उसके बाद है एसआईसी यूवी डोसीमीटर है, ठीक है। एसआईसी यूवी डोसीमीटर है, ठीक। ईओएस 08 मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य है, ये माइक्रो सैटेलाइट की डिजाइन और विकास करना है। माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड उपकरणों का भी निर्माण करना है और भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को शामिल करना है, ठीक है। तो ये तो बाद में इंपॉर्टेंट है, बस आपको देखना है 3 पेलोड गए थे। 3 पेलोड कौन-कौन से हैं? ईओआईआर है, ईजीएस याद कर सकते हैं, ठीक है। ईजीएस ईजीएस जो है ना, सबको परेशान करके रख दिया है, ठीक है। ईजीएस जो है, सबको परेशान करके रख दिया है। तो सभी लोग याद रखिएगा, जो 3 सेट पेलोड गए थे, 3 पेलोड ईओएस के साथ जो है 3 पेलोड गए हैं ईजीएस। कौन-कौन से हैं? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड है और एसआईसी यूवी डोसीमीटर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? हैंड रेज़ तो कर दिए सब लोग, कहाँ शांत हो गए एकदम। वन मूड चल रहा है क्लास, हम ही बोले जा रहे हैं। एसएसएलवी एसएसएलवी इसरो का नया प्रक्षेपण लॉन्च है, ठीक है। एसएसएलवी जो है इसरो का नया प्रक्षेपण यान है और ये उभरते हुए वैश्विक यानी देखो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है और ये ध्यान में ये रखा जा रहा है कि भारत जो है एसएसएलवी के माध्यम से 100 से 500 किलो, ठीक है, 100 से 50 500 किग्रा के भारत के छोटे सूक्ष्म और नैनो उपग्रहों को 500 किमी की ग्रही कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है, ठीक है। एसएसएलवी जो है 100 से 500 किलोग्राम के हैं, ठीक है। 10 से सर, सॉरी 10 से 10 से 500 ग्राम, 10 से 500 किलोग्राम, 10 से 500 किलोग्राम तक के जो है सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, ठीक है, एसएसएलवी। अब ये भी इम्पोर्टेंट है और देखिए भारत के पास अब 3 लॉन्चिंग व्हीकल हो चुके हैं, 3 लॉन्चिंग व्हीकल हो चुके हैं। उसके नाम क्या-क्या हैं? एक है पीएसएलवी, एक है जीएसएलवी जिसका नाम एलवीएम कर दिया गया है, एलवीएम, और एक तीसरा हो गया एसएसएलवी, ठीक है? एसएसएलवी हो गया है, ठीक? और अभी जो एक विकसित करना है भारत सरकार के द्वारा, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, उसका क्या नाम था जो विकसित करने का लक्ष्य रखा है जिसको? कौन बताएगा? सर एनएसएलवी था। हाँ, एनएसएलवी था, ठीक है? न्यू एनडीएलवी न्यू जनरेशन न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है? तो अब जब वो डेवलप हो जाएगा तब, वो तो 2028 तक होगा शायद ना, 2028 तक था। हुँ, उसके जो विकसित होने की संभावना है, वो 96 में यानी 8 वर्ष है। तो 2028 अब 24 चल रहा है 2032 तक, वो 2032 तक आएगा। तो अभी भारत के पास 3 लॉन्चिंग व्हीकल है, एसएसएलवी है, पीएसएलवी है और एलवीएम जिसे पहले जीएसएलवी के नाम से जानते थे। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? एसएसएलवी जो है 3 चरणों वाला रॉकेट है। कितना है? 3 चरणों वाला है और तीनों चरण जो है ठोस प्रवर्धक है यानी सॉलिड प्रपोल्शन से, ठीक है? तीनों चरण कैसे हैं? सॉलिड प्रपोल्शन है। मेंस में अगर लिखने को आ जाए तो लिख सकते हैं आप लोग और 150 वर्ड में लिखा जा सकता है आराम से। ठीक है? आते हैं पुष्पक। पुष्पक क्या है? पुष्पक के बारे में आप लोगों को पहले बताया जा चुका है 23 जून को, ठीक है? 23 जून को लॉन्च किया गया था। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और विश्व योग दिवस की जो संध्या थी, विश्व योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ मनाया था? किस स्थान से मनाया था? कौन बताएगा? विश्व योग दिवस जी, अर्चना मैम बताइए। सर श्रीनगर। हाँ, कहाँ से मनाया था? श्रीनगर से मनाया था, ठीक है? तो 23 जून 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो ने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का अवतरण परीक्षण किया है, ठीक है? लैंडिंग एक्सपेरिमेंट था, यानी ये कैसे लैंड करेगा। तो ये तीसरा और अंतिम परीक्षण था, ठीक है? 2016 से इसका परीक्षण चल रहा था और अब जाके लगभग पूरा हो चुका है। तो हो सकता है कि हम लोग बहुत जल्द ही फाल्कन 9 जो अभी तक था, फाल्कन 9 के साथ-साथ एक हम लोग इसको भी देख लेंगे, पुष्पक को। किसको देखेंगे? पुष्पक को, ठीक है? पुष्पक जिसकी कथा आप लोगों को पहले बताई जा चुकी है। पुष्पक वह विमान था जब भारत लंका विजय के बाद भगवान राम वापस आ रहे थे, तो उस पे पुष्पक विमान के याद रहे थे। ये पुष्पक विमान किसका था? कुबेर का। किसका था? कुबेर का विमान था और वापस आने के लिए उस विमान की खासियत ये थी कि हमेशा उसमें एक सीट बची रहती थी, कितने भी लोग बैठ जाएँ, ठीक है? तो पुष्पक उसी के तर्ज पे रखा गया है, ठीक है?
तो देखिए पुष्पक जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2023 को इसका पहला सफल परीक्षण हुआ था लैंडिंग। प्रथम प्रथम लैंडिंग सफल परीक्षण हुआ था। द्वितीय लैंडिंग सफल परीक्षण मार्च 2024 में हुआ है 22 मार्च को। 22 मार्च को कोई दिवस नहीं, वन दिवस, जल दिवस ना? 21 मार्च जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है ना? ठीक है। जी सर। हाँ, 22 मार्च को जल दिवस मना लीजिए। ठीक है, ऐसे याद किया जाता है कि देखिए लैंडिंग कब हो रहा है? 22 मार्च को हो रहा है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा 2 अप्रैल, अप्रैल में तो कोई मतलब 2 अप्रैल को कोई डेट है नहीं। अप्रैल में जैसे शास्त्र दिवस है और ये सारी चीज़ें, लेकिन 2 अप्रैल को कोई दिवस नहीं है, ठीक है? नवीनतम परीक्षण जो मिशन है आरएलवी एलईएक्स 03 आरएलवी एलईएक्स 03 के तहत अधिक चुनौतीपूर्ण प्रमोशन स्थितियों में आरएलवी को स्वायत्त रूप से लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन किया गया था और इसमें पंखनुमा प्रक्षेपण यान को पुष्पक नाम दिया गया, ठीक है? इस पंखनुमा प्रक्षेपण यान को क्या नाम दिया गया? पुष्पक नाम दिया गया है और इसे किससे प्रमोशित किया गया था? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चिनूक हेलीकॉप्टर से। मज़े की बात है, प्रश्न पढ़ते समय हम लोग ध्यान नहीं देंगे। उत्तर अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि आरएलवी यानी पुष्पक को किसके द्वारा प्रमोशित किया गया था? कहाँ से प्रमोशित किया गया था? चिनूक हेलीकॉप्टर से। कहाँ से किया गया था? चिनूक हेलीकॉप्टर से किया गया था। प्रमोशन के बाद इस रॉकेट ने रनवे के ठीक बीच में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक तेज गति से सत मतलब क्षैतिज लैंडिंग की है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की है 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से, ठीक? उसके बाद आ जाइए आरएलवी टीडी प्रोग्राम। आरएलवी टीडी प्रोग्राम क्या है? तो आरएलवी टीडी वास्तव में भारत के प्रस्तावित पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का एक प्रोटोटाइप मात्र है, जो आकार एवं भार में अंतिम रूप से प्रारूप के ठीक है, अंतिम प्रारूप के छठे हिस्से के बराबर है और आरएलवी टीडी को एक उड़ान परीक्षण प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है? कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए पूरा का पूरा। आइए पूर्णतः 3D प्रिंटेड, ठीक है? पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट। तो पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट क्या है? उसका नाम क्या रखा गया है? अग्निकुल कास्मास प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? और उसका नाम क्या दिया गया? अग्निबाण क्या दिया गया है? अग्निबाण सॉर्टेड है, ठीक है? अग्निबाण सॉर्टेड नाम दिया गया है। इसका प्रक्षेपण किया गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से और इसका विकास किया गया चेन्नई स्थित अग्निकुल कास्मास प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। विकास किसके द्वारा किया गया है? चेन्नई स्थित अग्निकुल कास्मास के द्वारा किया गया है और इसका परीक्षण किया गया, प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया और यह सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन सार में स्थित भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, ठीक है? तो प्रथम निजी लॉन्च पैड कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में ही है, ठीक है? तो श्रीहरिकोटा में 2 लॉन्च पैड हो गए हैं। तो जो प्रथम निजी लॉन्च पैड है उसका नाम क्या रखा गया? धनुष रखा गया, इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले निजी लॉन्च पैड का क्या नाम है? धनुष है। भारत के पहले निजी लॉन्च पैड का क्या नाम है? धनुष, धनुष रखा गया है। यह लॉन्च पैड अग्निकुल कास्मास प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। यह जो लॉन्च पैड है अग्निकुल कास्मास लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है? और साथ में उल्लेखनीय है कि भारत में अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है? ये भारत का एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन भारत रूस के साथ लाना चाह रहा था, लेकिन रूस ने देने से मना कर दिया था। 1991 में यूएसएसआर का जब विघटन हो गया अमेरिकी दबाव के कारण, अमेरिका के दबाव के कारण रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन जो तकनीकी थी वो देने से मना कर दिया था। क्रायोजेनिक इंजन दिया है, क्रायोजेनिक इंजन दिया है, ठीक है? उसके बाद इस मिशन में जिस एकल 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट का प्रयोग है उसका नाम रखा गया अग्निलेट। क्या रखा गया? अग्निलेट। तो एकल 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का क्या नाम रखा गया है? अग्निलेट रखा गया। क्या नाम रखा गया? अग्निलेट। अब देखिए अग्निबाण सॉर्टेड क्या है? पहला निजी रॉकेट है जो 3D प्रिंटेड इंजन से युक्त है। कैसे है? 3D प्रिंटेड इंजन से युक्त है। जो निजी लॉन्च पैड है उसका क्या नाम रखा गया है? धनुष। जो निजी लॉन्च पैड है उसका क्या नाम रखा गया है? धनुष। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाएँ? ओके, ठीक है। फिर ज्ञातव्य है कि नवीनतम मिशन में भारत ने ईथरनेट आधारित एवियोनिक्स आर्किटेक्चर से युक्त प्रणाली को युक्त किया है, ठीक है? और यह जो अग्निबाण एक द्विचरणीय रॉकेट है। कैसा है? द्विचरणीय रॉकेट है। 300 किलोग्राम तक वजन को 300 किलोग्राम तक वजनी उपग्रहों को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। 300 किलोग्राम सर एक चरणी है तो अच्छा सॉर्टेड एक चरणी है। सर अग्निबाण जो है एक द्विचरणीय रॉकेट है।
जी सर। ठीक है, अग्निबाण सॉर्टेड एक चरडी है, ठीक? वो प्रक्षेपण है, ठीक है? और ये रॉकेट है। एकल अर्धजी ठीक है? आइए ब्लू ओरिजिन का NH-25 मिशन। ब्लू ओरिजिन का NH-25 मिशन है। अमेरिका की एयरोस्पेस और प्रक्षेपण सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ब्लू ओरिजिन जो है 19 मई 2024 को NH-25 मिशन का प्रक्षेपण किया। यह न्यू शेफर्ड कार्यक्रम के तहत 7वां मानव उड़ान था। कौन सा था? 7वां मानव उड़ान था। इस मिशन में 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था और इसमें भारत की गोपी थोटाकुरा ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। गोपी थोटाकुरा भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक हैं। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक हैं, ये इम्पोर्टेंट है नाम, याद रखिएगा गोपी थोटाकुरा। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक भी हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की सैर करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक भी हैं और पहले नागरिक पर्यटक है, ठीक है? भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक हैं। ये हम 2019 इससे पहले इसी से ब्लू ओरिजिन से ही सिरसा बांदीला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किन-किन लोगों ने सिरसा बांदीला का नाम सुना है? सिरसा बांदीला, ठीक है। सिरसा बांदीला जी हैं। इसी से पहली बार जब इसका पहला ब्लू ओरिजिन के माध्यम से जब लॉन्च किया गया था 11 या 12 जुलाई को था, ठीक है? जब अमेज़न का गया था, ठीक है? अमेज़न का ये अमेज़न की कंपनी ब्लू ओरिजिन शायद, अमेज़न की ही ब्लू ओरिजिन, एक बार देखिए तो। जी सर, पुणे के हैं। ये अमेज़न की है ना? जी सर। हाँ, तो ठीक है फिर ब्लू जी सर। हाँ, अमेज़न की है ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स का मान लीजिए वो हो गया। स्पेसएक्स जो किसकी है? एलन मस्क की है, ठीक है? एलन मस्क की है। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? कुलशेखरपट्टनम में। कहाँ बनाया जा रहा है? कुलशेखरपट्टनम में बनाया जा रहा है भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट, ठीक है? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में है। कहाँ पर है? थूथुकुडी जिले में। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में भारत के दूसरे अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास कर दिया गया। 24 महीने के भीतर यह कार्यशील हो जाएगा, ठीक है? और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के यानी भार को कम करेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के भार को कम करेगा, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है? तो श्रीहरिकोटा और साथ में कुलशेखरपट्टनम भी याद कर लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? उसके अलावा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट कहाँ बन रहा है? कुलशेखरपट्टनम में, तमिलनाडु में। कहाँ बन रहा है? कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में बन रहा है, ठीक है? आगे बढ़िए। 2005 EX 2296 मिशन क्षुद्रग्रह, ठीक है? 2005 EX 2000 EX 296 क्षुद्रग्रह, ठीक है? एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड है। 2005 EX 296 एस्टेरॉइड, ठीक? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है और उसका नाम क्या है? 2005 EX 296 जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम रख दिया गया जय मूर्ति के नाम पर, ठीक है? किसके नाम पर रखा गया है? जयंत मूर्ति के नाम पर, ठीक है? जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। क्षुद्र ग्रह 215884 जयंत मूर्ति की खोज वर्ष 2005 में हुई थी। बस ये याद रखिए 215884 215884 जयंत मोती एक क्या है? अगर सीधे-सीधे प्रश्न बने कि 215884 जयंत मूर्ति क्या है? क्या है ये? क्षुद्र ग्रह है। एक क्या है ये? क्षुद्र ग्रह है। इस क्षुद्र ग्रह परियोजना को, ठीक है? इस क्षुद्र ग्रह को एरिज़ोना, अमेरिका स्थित किट पिक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से अमेरिकी खगोलविद जो हैं एमडब्ल्यू बुई ने खोजा था। यह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। कहाँ? क्षुद्र ग्रह पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच ही है। कन्फर्म है ये सभी को? क्षुद्र ग्रह जो पेटी है मंगल और बृहस्पति के बीच है। जी सर। ओके, ठीक है। हाँ या ना में कुछ बोलते रहा कीजिए, वो वन वे कम्युनिकेशन ना हो जाए, ठीक है? कि ऐसा ना हो कि सोने लगे आप लोग, हम बोलते रहे। वैसे भी जब लास्ट क्लास होती है तो 3-4 लोग सोते मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटियो शिव शक्ति ग्रहीय प्रणाली, देखिए शिव शक्ति कितना नाम, ग्रहीय प्रणाली नामकरण के लिए अंतरिक्ष खगोलीय संघ के द्वारा जो चंद्रयान
3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल को स्टेट्यू शिव शक्ति नाम की मंजूरी दे दी गई है। अभी तक भारत सरकार ने दी थी शिव शक्ति पॉइंट, अब इसे आईएयू की भी मंजूरी मिल गई है। 23 अगस्त 2023 को क्या है, भारत का जो चंद्रयान 3 था, चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर गया था, जिसमें विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए थे। प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? 6 पहिए थे और ये एक चंद्र दिवस कितने? एक चंद्र दिवस काम किया था। एक चंद्र दिवस कितने दिनों का होता है? हैंड रेज़ कीजिए। एक चंद्र दिवस कितने दिनों का होता है? सौरभ सर बताइए आप। 14 डे। 14 डेज़, ठीक है। एक चंद्र दिवस 14 डेज़ का था और 14 दिन काम करने के बाद 14 दिन काम करने के बाद जब इसे सुप्तावस्था में ले जाया गया क्या, फिर ये हो कि 14 दिन बाद फिर से ये उठेगा, फिर से काम करेगा, तो फिर से जो पुनः जगाने का इसका प्रयास था, पुनः नहीं जाग पाया और उसी समय सो गया। तो 14 दिन काम करने के बाद अपना छोड़ दिया। कन्हैया सर कोई क्वेरी है क्या आपकी? चलिए, चंद्रयान 3 के साथ बैंक विक्रम लैंडर, चंद्रयान से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर गलत किया, चंद्र 1, 2, 3 और 4 सब बता दिया गया है। 4 चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? कौन बताएगा? सुबह पढ़ा गया है। जी, हिमांशु सर बताइए आप। लॉन्च सर 2040 में। मतलब 2040 में चंद्रयान नहीं जाएगा, 2040 में मानव युक्त चंद्रयान जाएगा। अच्छा, ठीक। कन्हैया सर आप बताइए। सर 2028 में। 2028 है। नितिन? सर 3 साल बाद, मतलब 36 महीना। 36 हाँ, महीने है भाई। 2027 पकड़िए ना। 2027 सर 36 महीने दिया हुआ वहाँ पे, 36 महीने हैं, ठीक है। चलिए, 28 हो जाएगा सर 2028 में। अरे सर सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना एक्स्ट्रा दे दिए हैं हम 27 में ही। 28 हो जाए बात अलग है, लेकिन अभी जो दिया है डेट हमें तो वही पढ़ के चलना है, ठीक है। 28 में दूसरी चीज बताया गया था। चलिए, शिव शक्ति पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन सर बनेगा पहली बार जब वो सेटअप होगा। वो 2035 में कार्यशील होगा, 2028 में जाएगा। 28 में वीनस ऑर्बिटर मिशन पहला मॉड्यूल दोनों है। वीनस ऑर्बिटर मिशन है और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है वो भी स्थापित किया जाएगा, ठीक है। उसका पहला होगा, 2035 से वो ऑपरेशनल होगा, ठीक है। देखिए, इतना पढ़ने का और इतना चर्चा करने का फायदा ये हुआ कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोग 35 प्लस जाने लगे हैं और उम्मीद करते हैं कि आयोग में ऐसे ही झटका तड़का लगेगा कि प्रश्न देखने के बाद धड़ाधड़ का आंसर लगेगा और इससे जानते हैं कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होगा कि आपके जो पॉलिटी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी के प्रश्न है ना, अपने आप सही होंगे। जब करंट अफेयर सही हुआ, तुरंत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अपने आप सही होने लगेंगे। अपने आप दिमाग खुल जाता है। और ठीक है, चलिए विक्रम 1 के चरणों का परीक्षण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विक्रम 1 प्रक्षेपण यान है, उसका परीक्षण किया गया है, ठीक है। और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, ठीक है, श्रीहरिकोटा से किया गया। और विक्रम 1 के प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण को क्या नाम दिया गया? कलाम 250। क्या नाम दिया गया है? कलाम 250 दिया गया है। और तृतीय चरण यानी विक्रम 8 के जो विक्रम 1 रॉकेट का तृतीय चरण के रॉकेट को क्या दिया गया था? कलाम 100 दिया गया था। क्या दिया गया था? कलाम 100 दिया गया था, ठीक है। तो देखिए, 24 अक्टूबर 2023 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ विक्रम 8 रॉकेट का अनावरण किया गया था। यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है, ठीक है। यानी इस कंपनी का पहला वाणिज्यिक रॉकेट, यानी किसी कंपनी का पहला वाणिज्यिक रॉकेट जिसका नाम क्या रखा गया? विक्रम रखा गया है। ये विकसित किया गया स्काई रूट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? स्काई रूट के द्वारा किया गया। बस इतना याद रखिए, स्काई रूट के पहले वाणिज्यिक रॉकेट का क्या नाम है? विक्रम 1 है। क्या नाम है? विक्रम 1 है, ठीक है। और इस कंपनी के द्वारा पहला जो रॉकेट लॉन्च किया बनाया गया था, विक्रम यस नाम था। क्या नाम था? विक्रम यस, ठीक। आगे बढ़ जाए। मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज चल रहा है, बता दीजिएगा सर तेज चल रही है। नहीं सर सही है, इतना ही इसमें पूछता है। हाँ, ट्रेन जो है तेज चलेगी तो बता दीजिएगा। ब्रेक लगाने के लिए आप सभी के पास क्या होता है ट्रेन में? चेन पुलिंग करने का अधिकार है और यहाँ पे कोई भी दंड नहीं है, ठीक है। जो 60 लोग हैं, ठीक है, 55-60 लोग हैं, सभी लोग ट्रेन को चेन पुलिंग कर सकते हैं। चलिए,
आगे बढ़ते हैं 22 फरवरी 2024 को ओडिसियस, ठीक है, ओडिसियस चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है, इम्पोर्टेंट है। 22 फरवरी को ओडिसियस चंद्रमा पर लॉन्च करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर के स्पेसएक्स के फाल्कन 9 के रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और यह अंतरिक्ष यान जो है ह्यूस्टन स्थित इंट्यूटिव मशीन्स नामक एक वाणिज्यिक कंपनी के IM-1 मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है? यानी अभी तक सरकारी एजेंसी के द्वारा जा रहा था, अब पहला जो निजी अंतरिक्ष यान है, पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है, ठीक है? विश्व पर पहला निजी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करने वाला देश भी बन गया अमेरिका। अमेरिका की फ्लोरिडा स्थित इंट्यूटिव मशीन्स वाणिज्यिक कंपनी के IM-1 मिशन के तहत किया गया, ठीक है? और इस मिशन के तहत नोवासी रोबोटिक चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में मैलापर्ट ए क्रेटर के निकट उतारा गया है, ठीक है? अब देखिए नोवासी रोबोटिक चंद्र लैंडर, नोवासी क्या है? सीधा प्रश्न बनेगा, नोवासी क्या है? रोबोटिक चंद्र लैंडर है। नोवासी क्या है? रोबोटिक चंद्र लैंडर है, ठीक है? नोवासी रोबोटिक चंद्र लैंडर है और ये कहाँ लैंड किया है? दक्षिणी ध्रुव, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सब दक्षिणी ध्रुव पे जा रहे हैं। भारत भी दक्षिणी ध्रुव पे गए, ये भी दक्षिणी ध्रुव पे गया। अमेरिका अंधेरे बेसिन पे उतार दिया, सॉरी चाइना अंधेरे बेसिन पे उतार दिया। ये क्या है दक्षिणी ध्रुव पे? सब लोग दक्षिणी ध्रुव पे जा रहे हैं। हाँ? उत्तर की तरफ कोई नहीं जाना चाह रहा, दक्षिण की तरफ सब भाग रहे हैं। सर वहीं पे मिनरल है, एक भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम है उसका, वहीं सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ईंधन के लिए यूज हो सकता है बाद में, फ्यूचर के लिए। वो तो है ही है सर, चंद्रमा पे इसीलिए तो जा ही रहे हैं कि लोग जो वहाँ पे संसाधन है उसको दोहन करने का प्रयास कर रहे हैं। हर देश इसीलिए चंद्रमा कोई मिट्टी ला रहा है, कोई कुछ सनाया मैम कुछ क्वेरी है क्या आपकी? मानसू सर सनाया मैम? सनाया मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं आप, मैंने कहीं बस थोड़ा सा सुना था, शायद यहाँ इस छोर पे पानी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है इसलिए। अच्छा, नहीं इधर बहुत सारी चीजें हैं मैम, मतलब ये तो हम मजाक में बोल रहे हैं क्यों दक्षिण ध्रुव पे जा रहे हैं। उसका कारण यही कि यहाँ पे संसाधनों की प्रचुरता है और यहाँ से वापस लाना थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कोई संसाधन मिलता भी है तो पृथ्वी पर वापस लाना जो है थोड़ा सा आसान है, ठीक है? नजदीक की तरफ आ जाएगा ये, ठीक? चीजें कुछ ऐसे ही होंगी। चलिए आते हैं तो ओडिशस चंद्रमा पर लैंड करने वाला भारत देश का विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है और नोवा सी क्या है? रोबोटिक चंद्र लैंडर है। क्या है? रोबोटिक चंद्र लैंडर है, इंपॉर्टेंट है। 1972 में अपोलो चंद्र है। अपोलो 17 के तहत सॉफ्ट लैंडिंग पहली किया गया था अमेरिका। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा? अमेरिका है। अपोलो 17 के तहत किसके तहत किया गया? अपोलो 17 के तहत किया गया था, ठीक है? मैलापर्ट ए क्रेटर, मैलापर्ट ए क्रेटर क्या है? चार्ल्स मैलापर्ट के नाम पर रखा गया है। चार्ल्स मैलापर्ट बेल्जियम के खगोल वैज्ञानिक थे। चार्ल्स मैलापर्ट बेल्जियम के खगोल वैज्ञानिक थे। बेनिलक्स ज़ेइफा इनरसिक्स थे और एसएसबीपी एसएसबीपी एनडीए जो था, एसएसबीपी एनडीए वो था आउटर 7 और उसके बाद पूरा ईयू, उसके सारे बारे में आपको बताया जा चुका है। सब कुछ आप रिवीजन करने के लिए पहले बोला गया है, रिवीजन करना आपका काम है। कितनी तेज़ी से आप रिवीजन करते हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी है। चलिए, मैलापर्ट बता दिया। एचएपीएस एचएपीएस का सफल परीक्षण किया गया है। सीएसआईआर की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला, सीएसआईआर की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। सीएसआईआर राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने एक सौर ऊर्जा चालित छद्म उपग्रह, ठीक है, स्यूडो सैटेलाइट, ठीक है, स्यूडो सैटेलाइट को सफल परीक्षण किया है, ठीक है? तो एचएपीएस क्या है? एक छद्म उपग्रह है। एचएपीएस क्या है? एक छद्म उपग्रह है सीएसआईआर के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु, ठीक है? प्रश्न ये भी बन सकता है कि सीएसआईआर का राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ये वास्तव में एक नई पीढ़ी के यूएवी अर्थात अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रोटोटाइप है। एचएपीएस क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रोटोटाइप है। यह कोई सामान्य यूएवी नहीं बल्कि समताप मंडल तक उड़ान भर सकता है, ठीक है? समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? कौन बताएगा? समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक माना जाता है? और कोई हैंड रेस? सिर्फ फेंक लो। सर 8 से 18। 8 से 18 अच्छा बहुत सही। तो फिर तो इसका मतलब ओजोन परत क्षोभ समताप मध्य मंडल में आती है। नूतन में बताइए। नहीं सर, 50 किलोमीटर सर, 50 किलोमीटर तक है वो 18 हाँ, से 8 से लेके 50 किलोमीटर तक माना जाता है। कहीं-कहीं देखिए मतलब जो इसको सर, इसको ध्रुवों पर 8 से 50 ध्रुव और वही विषुवत रेखा पर 16 से 50। हाँ, सुनिए वही तो बता रहे हैं कि ध्रुवों पे चूँकि
ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल है उसकी जो ऊँचाई है कम है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊँचाई क्या है? कम है और जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊँचाई ज़्यादा है। तो 8 से लेके 50 किलोमीटर तक माना जाता है समताप मंडल। ठीक है? अभी जो सर आप बता रहे थे 8 से 18 सर वो क्षोभ मंडल की है 8 से 18 क्षोभ सीमा वाला है अच्छा। शायद। 8 से 15, 15 से 50 स्टेटस वो विषुवत पे 8 है और ध्रुवों पर शायद 18 है। हाँ, तो बस यही है, उल्टा मतलब कुछ हो रहा है। ठीक है? इसको देख लीजिएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक है? उसके बाद बहिर्मंडल है। और ऊपर जैसे जी जाते सर। हैं तापमान घटता है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। समुद्र धरती के नीचे जाने पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है? यानी धरती की यानी भूपट पट्टी के जैसे-जैसे भीतर जाएँगे तापमान बढ़ेगा, धरती से ऊपर जाएँगे तापमान घटेगा। तापमान क्या होगा? घटेगा। और जो ताप ह्रास है, जो ताप ह्रास दर है, इसे कौन-सी दर कहते हैं? जो सामान्य ताप ह्रास दर है, इसे क्या कहते हैं? कोई बताएगा क्या? रुद्धोष्म ताप दर आप लोगों ने ठीक है। रुद्धोष्म ताप ह्रास दर किन-किन लोगों को पता है? रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, रुद्धोष्म, कौन बताएगा? और कोई हैंड रेज़? जी का नहीं सर बताइए आप। सर रुद्धोष्म ताप ह्रास दर में यह है कि जैसे-जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे-वैसे ताप घटता जाता है, लेकिन एक बिंदु के पश्चात जैसे आप समताप मंडल को पार करते हैं, तो ये जो घटने की जो दर होती है, वो फिर बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे आप आयन मंडल में पहुंचते हैं, आयन मंडल नहीं जैसे मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल में क्या हो जाता है, तो उसमें फिर घटने लगता है। वहीं पर सबसे कम तापमान पाया जाता है, वहीं पर उल्कापिंड जलकर ध्वस्त हो जाते हैं मध्यमंडल में। उसके बाद जो है तापमान जो है फिर सब अगर कंटिन्यू बढ़ता है तो वायुमंडल में कंटिन्यू बढ़ने लगता है, वहां पर घटने बढ़ने की प्रकृति नहीं होती। जबकि पृथ्वी के अंदर जो होता है 32 मीटर अगर आप जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा और इसके बढ़ने की दर कंटिन्यू जो है बिल्कुल सेम दर से बढ़ती रहती है। क्या भूपेंद्र सर आप बताइए? सर यदि ताप में परिवर्तन बाह्य ताप बिना दिए यानी आयतन में विस्तार की वजह से हो तो रुद्धोष्म ताप दर होता है। कन्हैया सर आपने जो बताया वो दूसरी तरफ आप चले गए थे। ठीक है? रुद्धोष्म ताप ह्रास दर क्या है? एडियाबेटिक टेम्परेचर क्या है चेंज। इंग्लिश में रुद्धोष्म? एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। अब बताइए जिनको पता है। अभी भूपेंद्र सर ने कुछ क्लियर किया है और कोई बता सकता है क्या? एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। निधि मैम आपने हैंड रेज़ किया था, बताइए। सर हाँ, अब सर क्लियर कर सकते हैं। नहीं, रुक जाइए। अब आपकी बारी समाप्त हो चुकी है। अब वेट। चलिए निधि मैम आप बताइए। सर इसमें मतलब मैंने जो पढ़ा है इसमें यही पढ़ा है कि नॉर्मली जो मतलब कि ऊपर जाने के पहाड़ों पे टेम्परेचर घटता है, लेकिन एक पॉइंट पे जहाँ भी टेम्परेचर मतलब उसके अपोजिट बढ़ने लगता है तो उसी को एडियाबेटिक लैप्स बोलते हैं। देखिए मैम, एडियाबेटिक जो टेम्परेचर चेंज है उसे क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ले। समझिए, जब कोई वस्तु है बाहरी माध्यम से ऊष्मा ना तो ले रही है और ना तो ऊष्मा दे रही है, लेकिन उसका ताप बदल जाए, लेकिन उसका क्या हो? ताप बदल जाए, ऐसे ही को बोलते हैं एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। ठीक है? एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज 2 टाइप का होता है, एक होता है शुष्क और एक होता है आर्द्र। क्या होता है? शुष्क और क्या होता है? आर्द्र होता है। शुष्क में यानी जो शुष्क होता है उसकी जो दर है यानी ड्राई एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज है वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। जबकि ह्यूमिड जो होता है वो होता है नियर अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। क्लियर है ये? सबका क्लियर है ये? एडियाबेटिक चेंज क्या है? तो जब कोई वस्तु किसी बाहरी माध्यम से ना तो ऊष्मा ले और ना ही ऊष्मा दे, तब भी उसका ताप परिवर्तन हो जाए तो उसे बोलते हैं एडियाबेटिक ताप परिवर्तन यानी एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। थर्मस का बॉटल होता है उससे उससे सबसे ज्यादा मतलब एग्जांपल है थर्मस वाला बॉटल। हाँ थर्मस के बॉटल को तो एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, कुछ और। ठीक है?
और ऐसे तो आयतन के विस्तार से हाँ, होता है। ये बस आपने अभी बहुत सही पकड़ा है, आयतन का विस्तार। मैं अभी वही नहीं बताना चाह रहा था। ये आयतन बढ़ने से होता है बस, ठीक है? मेन अगर होता है कि एडियाबेटिक चेंज कैसे होता है, तो आयतन बढ़ने की वजह से होता है, ठीक? एक मतलब शब्द में बोलें कि एडियाबेटिक चेंज कैसे होता है? आयतन बढ़ने से। जो ट्यूब होता है टायर का, जी, सर वो जो जब फटता है एकदम से, तो इसी का एग्जांपल है वो। जी। सुनिए मोहम्मद सर आप जुड़ गए थे कोर ग्रुप में, प्लीज़ थोड़ा-सा मुझे बता दीजिए। सर मैं कई बार मैसेज किया हूँ आपको सर, सर, अभी जुड़ा नहीं हूँ। आप सर किस नंबर पे मैसेज कर रहे हैं? सर किसी दूसरे नंबर पे मैसेज कर रहे हैं क्या? आप एक काम कीजिए। सर व्हाट्सएप ग्रुप है ना या टेलीग्राम है? इस ग्रुप में आप जुड़ेंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप? सर व्हाट्सएप ग्रुप है सर वो। सर अभी मैं नहीं जुड़ा हूँ। मैं कई बार आपको जिस नंबर से गूगल मीट का लिंक शेयर करते हैं आप, हाँ। उसी नंबर पर मैं सेंड किया हूँ कई बार। सर मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। अभी आप थोड़ा-सा शेयर कीजिए मेरे पास। मैं आपको एक बार मैसेज भी किया था कि जो लोग जुड़ना चाह रहे थे मैसेज आप बता दीजिए मुझे। आप मेरे पास अभी तुरंत मैसेज कीजिए जिस नंबर से लिंक गया है आज। पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहा है वो मैसेज। करता हूँ सर, 1 मिनट। हाँ, ठीक है करिए तब तक हम देख रहे हैं। चलिए, तो एडियाबेटिक चेंज सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एडियाबेटिक चेंज, भूपेन सर समझ में आ गया सबको? या कुछ बोलना है आपको? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक चेंज सबको समझ में आ गया तो? वैसे सर समान ताप पतंतर नहीं बता दिया हूँ सर। भेज दिए हैं? सर कर दिया हूँ, हाय हाय लिख के भेजा हूँ सर आपको। मेरे पास अभी कुछ नहीं आया। ये कहीं और जा रहा है फिर। ठीक है। आप मेरा नंबर नोट कीजिए, उस पे कर दीजिए 956993 एक मिनट, 95 956993 6993 7005। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, इस पे कर दीजिए। मैं मतलब मैसेज भी किया था लेकिन आपने मतलब वो रिस्पॉन्स मैं खोजा। अभी देखिए आपने बोला मैसेज कर दिया ना, मेरे पास मैसेज नहीं आया है। ठीक है? जी सर, इसका मतलब वो कोई मैसेज नहीं सर, मैं इस पे कर दूँगा। हाँ, ठीक है इस पे कर दीजिए। कहीं और जा रहा है, वो ग्रुप में कहीं है ना, प्रिंसिपल प्रवाह के नाम से हिंदी वाला भी है, मैथ्स का भी है, तो कहीं और जा रहा है। ओके ठीक है सर, कोई नहीं। चलिए आप जुड़ जाएँगे आप, ठीक है? आपको पहले बोलना चाहिए था सर, मैं इससे अभी जुड़ा नहीं हूँ। आप देखिए आज आपका नाम देखा तो मुझे याद आ गया कि आप बोले थे जुड़ने के लिए और जुड़ा नहीं था। ठीक है चलिए। तो एचएपीएस क्लियर हो गया। एचएपीएस क्या है? ऊपर संताप मंडल तक उड़ान भरने वाला एक यूएवी है, बस इतना याद रखना है। इसके अलावा इसका जो परीक्षण किया गया था, कहाँ से किया गया था? कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित चल्लकेरे से किया गया था। कहाँ से किया गया था? चल्लकेरे। तो सीधा प्रश्न बनेगा चल्लकेरे कहाँ पर है? चल्लकेरे कहाँ पर है? कर्नाटक में है। चल्लकेरे कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक? उसका जीएसएलवी F-14 के साथ गया था इनसैट 3DS मिशन 17 फरवरी 2024 को। कब गया था? 17 फरवरी 2024 को इसरो के द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह को सफल प्रक्षेपण किया गया था। किससे? जीएसएलवी F-14 से। किसके किया गया था? जीएसएलवी F-14 से किया गया था 17 फरवरी को, ठीक है? 17 फरवरी को। और ये मौसम विज्ञान उपग्रह है। इनसैट क्या है? मौसम विज्ञान उपग्रह है, जो मौसम के बारे में जानकारी देगा। मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी यानी डिजास्टर वार्निंग करेगा, ठीक है? डिजास्टर वार्निंग करेगा, ठीक? आगे बढ़ जाएँ? अनुमति हो तो आगे बढ़ें। जीएसएलवी 14 इनसैट 3DS 17 फरवरी को गया था। बस इसके अलावा और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी प्रक्षेपण होगा वो हरिकोटा से होता है, बस इसको याद रखना है। कहाँ से होता है? श्रीहरिकोटा से होता है। ठीक है? चलिए। और जो ये इनसैट 3DS है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। ठीक है? और इसका जो वजन है 2274 किलोग्राम है। ठीक? इसके साथ जो पेलोड गया था, पेलोड तो कुछ गया नहीं है। कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। पीएसएलवी C-58 से एक्सपोसेट मिशन गया फर्स्ट जनवरी 2024 को एक्सपोसेट मिशन भेजा गया। एक्सपोसेट, ठीक है? एक्सपोसेट जो पीएसएलवी
58 से भेजा गया है। पीएसएलवी की कुल 60वीं उड़ान थी और पीएसएलवी डीएल की ये चौथी उड़ान थी। पीएसएलवी डीएल की क्या है? चौथी उड़ान है। एक्सपोसेट क्या है? एक्सपोसेट क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। एक्सपोसेट इसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। और इसके साथ दो वैज्ञानिक पोलर गए थे, क्या नाम है? पोलेक्स और एक्स स्पेक्ट है, ठीक है, एक्स स्पेक्ट है और पोलिक्स है। क्या है? पोलिक्स। पोलिक्स क्या है? पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे है। पोलिक्स का फुल फॉर्म क्या है? पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। और एक्स स्पेक्ट क्या है? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ठीक है। पोलिक्स का विकास क्या है? रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। प्रश्न ये बनेगा, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और उसके बाद जो एक्स स्पेक्ट यानी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइमिंग, ये कहाँ से? यूएसआर राव केंद्र के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। और पोलेक्स पेलोड एक्सरे ध्रुवमापी है, ठीक है, जो इसके रूप में कार्य करेगा। 8 से 30 किलोवाट ऊर्जा वैन के साथ खगोलीय प्रेक्षण करेगा, ठीक है। कोई मतलब नहीं है। पोलेक्स को देख लीजिए, पोलेक्स ना 5 वर्ष इसका जीवन काल है। कितना वर्ष है? 5 वर्ष का जीवन काल है। मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड से जुड़ा हुआ, ठीक है। और ये पहला ऐसा पेलोड है जो विशेष रूप से पोलरीमेट्री मापन के लिए समर्पित है। पोलरीमेट्री मापन के लिए समर्पित है, ठीक। और एक्स स्क्रिप्ट क्या है? इसके किसके बारे में जारी करेगा? तो सफल परीक्षा भारत में ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, तारों जैसे खगोलीय स्रोतों के अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। क्या? एक्सपोसैट, ठीक है। एक्सपोसैट किसके लिए भेजा गया है? एक्सपोसैट भेजा गया ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के खगोलीय स्रोतों, न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय स्रोतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया नासा। इससे पहले 2021 में इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर को लॉन्च किया है, ठीक है। इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर। तो अमेरिका और भारत दो लोगों ने पोलरीमीटर के लिए यानी ध्रुवण मापन के लिए काम करना शुरू कर दिया, अमेरिका और भारत ने, ठीक है, अमेरिका और भारत ने, ठीक। इसके बाद देखेंगे कि पीएसएलवी C58 चौथे चरण का सक्रिय रखकर इसकी उपयोगिता को प्रदर्शन भी किया गया है। इसमें जो पेलोड गए हैं, ठीक है, पेलोड कितने गए हैं? 10 पेलोड गए हैं, ठीक है। POEM3 के माध्यम से, POEM3 यानी पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। POEM3 अगर प्रश्न सीधे बने तो ये भी प्रश्न बन सकता है। POEM3 क्या है? पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 है, ठीक है। इसके साथ 10 पेलोड गए हुए हैं और सारे पेलोड तो कोई याद कर नहीं पाएगा, बस एक बार पढ़ना है। RSEM है, ठीक है, रेडिएशन शील्डिंग एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, रेडिएशन शील्डिंग एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ये टेकमी टू स्पेस हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया, टेकमी टू स्पेस, ठीक है। उसके बाद वुमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट, ये लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। उसके बाद बिलीफ सेट है 0, केजे चलैया प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के द्वारा किया गया है। ग्रीन इम्पल्स ट्रांसमीटर जो है इम्पसिटी लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया, ठाणे में है। उसका लीप सेट, ठीक है, लीप टीडी है लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पिरिंग टेक्नोलॉजी एंड डिमॉन्स्ट्रेटर। ये ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया गया है। रुद्र 0.3 HPGP, ये बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। ARK 200 बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। DX भौतिक प्रयोगशाला, ये इंपॉर्टेंट है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। उसका VFCPS विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSCC। सर ये तो अहमदाबाद में ना भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। हमने क्या बोला सर? कुछ और बोलते क्या? बेंगलुरु आप बोले। अरे सॉरी, मैं मतलब लिखा हुआ बोलने सॉरी गलती हो गया होगा दिमाग से, मतलब बोलते समय स्पीड में बोले जा रहे थे। तो भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में, नीचे लिखा भी है, ठीक है, नीचे लिखा है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। और फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। ये दोनों ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री एक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है।
तो ये 3 तो पूछता है, मतलब 2 पूछता है, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला पूछा हुआ है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नासा का साइकी अंतरिक्ष यान, साइकी अंतरिक्ष यान किसके लिए भेजा गया है? तो क्षुद्र ग्रह के लिए, साइकी क्षुद्र ग्रह के लिए भेजा, किसके लिए भेजा गया है? साइकी क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए फाल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को। ठीक, 13 अक्टूबर 2023 को नासा के साइकी अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था। साइकी साइकी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? साइकी क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए, साइकी क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया साइकी अंतरिक्ष यान। साइकी अंतरिक्ष यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। इसको आप बना सकते हैं, नासा में सा है, साइकी, ठीक है, या फिर साइना अगर बनाना चाहे तो कोड बना लीजिए, साइना साइकी, साइना साइकी है, ठीक है, साइना साइकी है, ठीक, जो भी याद रहे, साइना साइकी बना सकते हैं या फिर नासा से भी हो जाएगा, ठीक है। फाल्कन फाल्कन रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक। इसके बाद देखिए साइकी क्षुद्र ग्रह जो है 1852 में खोजा गया था। इसका नामकरण इटालियन खगोल शास्त्री जो है एनीबेल डी गैस्पारिस के द्वारा किया गया था। इसका खोजकरण किसके द्वारा किया गया था? एनीबेल डी के द्वारा खोजा गया था। और 16 साइकी, ठीक है, ये 16वां क्षुद्र ग्रह था जिसे के कारण इसे 16 साइकी भी कहते हैं, 16 साइकी भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये साइकी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में है, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में स्थित है, ठीक है। तो ये प्रश्न बार-बार आता है कि क्षुद्र ग्रह जो पेटी है किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच है। क्षुद्र ग्रह पेटी किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच है, ठीक है। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट, ये इंपॉर्टेंट है, यूरोप का पहला निजी रॉकेट का क्या नाम है? म्यूरा एक लॉन्च किया गया स्पेन के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेन के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेन, स्पेन ही है ना? यस सर, स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस द्वारा हाँ लिखा है इसे। देखिए स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस के द्वारा म्यूरा एक नामक रीयूजेबल रॉकेट को सफलतापूर्वक परीक्षित किया गया और ये अटलांटिक महासागर में गिरने के साथ समाप्त हुआ है, ठीक है। तो म्यूरा एक रॉकेट प्रथम मिशन जो म्यूरा एक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एरियन 1 के द्वारा लॉन्च किया गया, एरियन 1 नामक उससे लॉन्च किया गया था और ये स्पेन का है। किसका है? स्पेन का है, ठीक। तो यूरोप में किसी निजी कंपनी के द्वारा विकसित प्रथम रॉकेट क्या है? म्यूरा 1, म्यूरा 1 क्या है? यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट है जो स्पेन के द्वारा किया गया, ठीक है, स्पेन, ठीक। उसके बाद पीएसएलवी C-57 से आदित्य L1 मिशन भेजा गया था 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को, ये इंपॉर्टेंट है, पीएसएलवी C-57 से आदित्य L1 को भेजा गया था। L1 क्या है? लिंक रेंज पॉइंट है, जो सूर्य के है उसके चारों तरफ 5 लिंक रेंज पॉइंट है, 5 लिंक रेंज पॉइंट है, जहाँ पे सूर्य की प्रकाश जो है मतलब किसी कारण से बाधा नहीं पहुंचती, यानी किसी भी प्रकार से हमेशा सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पे पहुंचती रहती हैं और यहाँ से सूर्य के अध्ययन के लिए ये भेजा गया था L1 मिशन, सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया L1 मिशन, ठीक है। लिंगरेंज पॉइंट 1 पे प्रक्षेपित किया गया स्थापित किया गया। उसके बाद जो ये 6 जनवरी 2024 को, ठीक है, 6 जनवरी 2024 को, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी को पहुंचा है। कब पहुंचा है? 6 जनवरी को पहुंचा है और ये जो सूर्य का प्रभाव मंडल है, होलो ऑर्बिट है, उसके चारों तरफ स्थापित कर दिया है, जो लगभग पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना है? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 पर अंतरिक्ष यान न तो सूर्य पर लैंड करेगा, ना ही उसके निकट जाएगा, ठीक है। L1 जो मतलब उसके ना तो पास जाएगा, ना उस पे लैंड करेगा, कुल मिलाकर उसके चारों तरफ घूमते हुए क्या करेगा? अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था, 6 जनवरी को पहुंचा हुआ है, ठीक। यहाँ तक सभी का क्लियर है? चलिए, नीलिमा मैम मेरी आवाज सुन रही हैं आप? नीलिमा मैम? जी सर। मैम 2 से 3 मिनट आप रिवीजन करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, बहुत तेज गला सूख रहा है लगातार बोलते बोलते, ठीक है। ओके। ओके, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड, ये वो पुस्तक किसने लिखी है? सचिन सर बताएंगे। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, जी कन्हैया सर आप बताएं। शशि थरूर, शशि थरूर। जी सर। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये पूछा भी गया था टेस्ट में, अभी किसकी लिखी हुई है? हिमांशु सर बताएंगे। सैम पित्रोदा। जी बिल्कुल। हंग्री टाइड किसकी पुस्तक है? रितेश सर आप बताएंगे। अमिताभ घोष। जी। विक्ट्री सिटी
अमन सर बताएंगे। सलमान रुश्दी। ओके। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 ये कब से कब तक मनाया गया? अरुण सर बताएंगे। नितिन सर आप बताएं। 1 से 7 सितंबर। जी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी रोहित सर आप बताएं। मैम 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके मैम, थैंक यू। हैंड रेज की संख्या बहुत कम थीम थी। क्या थी? निधि मैम बताएंगे। ओके सर। ओके ठीक है, थीम बता दीजिए निधि मैम, थीम क्या थी? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। चलिए ठीक है, पोषण वाला और सितंबर महीने में मनाया जाता है, तो इसको याद करना बड़ा आसान था। मैंने बनाया था कि जो बच्चे पैदा होते हैं 9 महीने में, यानी 9वें महीने में बच्चा जो होता है माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो जो पोषण होता है उसके बाद उसे पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे मनाने के 9वां महीना जो है वो क्या है, पोषण से रिलेटेड है। और पोषण सप्ताह जो है 1 से 7, यानी शुरुआत में बच्चे के पोषण बहुत ज्यादा जरूरत होती है। 1 से 7 जो सितंबर का पहला सप्ताह होता है पोषण सप्ताह होता है, और सितंबर महीना जो होता है वो किसके रूप में है? पोषण माह के लिए। ठीक है, जैसे नवंबर महीना जो है यातायात के लिए है। ठीक है, बच्चा जो है नवंबर महीना जो है, तो इसी तरह से नवंबर में ना एक गाना है ना कि जो तुम तो ठहरे परदेसी, नहीं वो कौन सा था जिसमें आता है कि नवंबर में तुम गैर हो रही थी, या फिर ऐसा आता है ना गाना। तो दूसरी तरफ जाते, तो ऐसे मैंने बनाया हुआ था कि मतलब नवंबर महीना जो है दूसरी तरफ चला जा रहा है। ठीक है, तो उससे मुझे आज तक याद है वो। देखिए कई सारे लोग हंसने भी लगे हैं। ठीक है, उस गाने को आप सुनेंगे तो हर महीने का जो होता है ना 12 महीने का गाना पूरा बताता है वो। ठीक है, उसमें आप जोड़ेंगे तो कुछ हिस्से भी कोरिलेट हो जाता है। चलिए आ जाइए। सुना दिया जाए क्या सर? नहीं, सुनाने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा। आइए, लिंगरेंज पॉइंट। लिंगरेंज पॉइंट कितने हैं? 5 हैं, बस इतना ध्यान दीजिए। धरती के यानी जोसेफ लुई लिंगरेंज के नाम पे लिंगरेंज पॉइंट रखा गया, और कुल 5 लिंगरेंज पॉइंट हैं। कुल 5 लिंगरेंज पॉइंट है, बस इतना याद रखना। उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, छोड़िए आगे बढ़िए। कुल 5 लिंगरेंज पॉइंट है। मेंस के लिए जब बताएंगे तो मेंस के लिए सारी चीजें लिखवाएंगे। दृष्टि सभी लोग रखे रहिएगा। मेंस में बहुत सारी चीजें दृष्टि से आंसर राइटिंग करनी रहेंगी, साथ में क्रॉनिकल और ये सारी चीजें रहेंगी। जो टॉपिक वाइज रिवीजन करना होगा, कौन कौन से प्रश्नों को लिखना है। ठीक है, चलिए। आदित्य एल1 मिशन। आदित्य एल1 मिशन जो है 7 पेलोड गए थे। ठीक है, आदित्य एल1 मिशन से 7 पेलोड गए हैं। ठीक है, वीईएलसी था, वीएलसी सूट। ठीक है, सोलेक्स, सूट सोले, ऐसे मैंने बनाया था सूट सोले। अगर आप लोगों को याद करना तो ऐसे बना लीजिए, सूट सोले हे हेलो। देखिए अब आपको ऐसे जोड़ना है, हेलो सूट सोले, हेलो सूट सोले, हेलो सूट सोले। हेलियो दे रहा है ना, हेलियो, HELI हेल। ठीक है, हेल फिर OS है। ठीक है, तो हेलो। ठीक है, हेलो सूट सोले, हेलो सूट सोले आदित्य। ठीक है, हेलो सूट सोले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेले सूट सोलो, हेलो सूट सोले आदित्य के पापा, आदित्य के पापा। हेलो सूट सोले आदित्य के पापा। ठीक है, विजिबल है एडवांस में, विजिबल है एडवांस में, ऐसे बना लीजिए। इससे रिलेटेड आएगा तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। विजिबल है एडवांस में। ठीक है, विजिबल है एडवांस में। सब लोगों ने लिख लिया? हाँ या ना तो कर दीजिए। यस सर। सब लोग। विवेक सर क्या बोल रहे फिर से? मैंने अलग अलग नोट कर लिया, एक लाइन में कैसे पढ़ेंगे बता दीजिए। सर ऐसे कर सकते हैं, हेलो विजिबल एडवांस सूट ले लो आदित्य के पापा। हेलो विजिबल एडवांस। हाँ, हेलो विजिबल एडवांस सूट ले लो आदित्य के पापा। ठीक है, ये भी
जो भी याद हो जाए। हेलो सूट मतलब हेलो सूट शोले। शोले बोल रहे हो कि नहीं? शोले। शोले सर, हेलो विजिबल एडवांस सूट शोले, आदित्य के पापा। ठीक है। ये आसान लग रहा है कि जो हम बनाए उसको सही लग रहा है? हेलो सूट शोले आदित्य के पापा विजिबल है एडवांस में। ठीक है सर, दोनों ठीक है। दोनों ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सही है। जो याद हो जाए पढ़ने में बस आराम से। देखिए अगर आ जाए तो, चूंकि ना आरओ वाले ने थोड़ा सा धुकधुकी दिमाग में पैदा कर दी है कि हर चीज देखना पड़ रहा है। ठीक है, पेलोड कभी नहीं पढ़ के जाते थे हम। जब गलत कर दिए आरओ में, गलत क्या सही तो हो गया, तो तुक्का मेरा लग गया था। लेकिन होता ना कि तुक्का हर बार थोड़ी लगता है। ठीक है, तो उसमें तो पेलोड में भी अंदर पहुंच गया था। क्या ले आया कौन। हाँ, तो इसमें वो पूछा नहीं है पेलोड का अंदर वाला। ठीक है, इसमें पेलोड का नहीं है। ठीक है, और चूंकि हम बताएं, इनका एपीजे अब्दुल कलाम जी का मुझे एक कथन हमेशा याद रहता है कि पहली सफलता के बाद दूसरी सफलता के लिए जी जान लगा देना, अन्यथा दुनिया यह कहने के इंतजार में बैठी है कि पहली सफलता तुक्के पे लग गई थी। ठीक है, तो मैं जब पहली बार 2017 में प्री निकाल लिया, तो उसके बाद से ये ठान लिया था कि कभी प्री रुकने नहीं दूंगा। अगर प्री रुका तो सब यही कहेंगे कि तुक्का मार के आता था, तुक्का इस बार नहीं लगा, बाहर हो गया। और इतने नंबर से अंदर रहो कि तुक्का वाली चीज नहीं। तुक्का मारता हूँ, ठीक है, नो डाउट, तुक्का मारने में आप लोगों को भी लास्ट टाइम में 1 हफ्ते में तुक्का कैसे मारना है सब कुछ बता दूंगा। किस तरह से सॉर्ट आउट कीजिएगा, किस तरह से क्या करना है, लगभग चीजें आपकी तो फिर सही होने लगेंगी। तुक्का भी आपका सही होगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आपको। जी मैम। सर इसका ऐसे बन सकता है ट्रिक। जी बताइए। कि हेलो आदित्य के पापा सूट सिलवा ले, मतलब बीएलए साथ में एडवांस में। अच्छा, विजिबल सूट सिलवा लो एडवांस में। हाँ, ये सीक्वेंस में हो गया पूरा। हेलो आदित्य के पापा विजिबल सूट सिलवा लो ना, हाँ, एडवांस में। एडवांस में ये ज्यादा सही है मैम ने अभी जो बोला। हेलो आदित्य के पापा विजिबल सूट सिलवा लो। ठीक है, विजिबल सूट सिलवा लो एडवांस में, क्योंकि शादी पड़ने वाली है, लगन चल रहा है। सिलवा लो में सर क्या होगा? अरे वही सोले वाला। ठीक है, ये लगन चल रही है ना, तो कोई आदित्य की मम्मी है, वो बोल रही है आदित्य के पापा से कि साले साहब की शादी पड़ी है। अब इसे कोई अन्यथा नहीं लेगा ना। चलिए, कुल मिला के याद करने से मतलब चाहे जैसे। रितेश सर बोलना मस्त ट्रिक है। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, किसी को तो बोलेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी के घर में आदित्य नाम का लड़का हो। और उसे ऐसा सुनने को मिला हो, साले साहब की शादी हो, फिर साली साहिबा की शादी हो, तो ऐसा ना मैडम के घर के अगल बगल कोई हो। चलिए ठीक है। बहुत अच्छा लगा ये ट्रिक, बहुत अच्छा लगा, याद रहेगा, हमेशा भूलेगा नहीं। ये सही याद रहेगा निश्चित रूप से। क्योंकि बुलाने का टोन ऐसे ही रहता है किसी को, तो इसलिए वो भूलेगा नहीं। डेली लाइफ में यूज होने वाला वो स्टेटमेंट। एकदम सही बात। चलिए, ओके सर। अच्छी चीज है, क्लास के दौरान थोड़ा बहुत हंसी होना चाहिए सब लोगों के चेहरे पे। जो थोड़े बहुत नींद में रहे होंगे तो जग गए होंगे किस लिए हंसी हो रही है। एकदम सही बात है सर, आधे घंटे का डोज बढ़ गया कम से कम। चलिए, नवमित्र डिवाइस इसरो के द्वारा विकसित किया गया एक इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, नवमित्र क्या है? इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस है। नवमित्र क्या है? इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस है। और जो किसके लिए किया गया? मछुआरों के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? मछुआरों की सुरक्षा के लिए। समुद्री यात्रा के दौरान जो मछुआरे जो हैं, उनकी सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया नवमित्र। ठीक है, प्रश्न सीधा बनेगा, नवमित्र किसके लिए है? मछुआरों के लिए है, फिशरमैन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। जब वो समुद्र में जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा? एक पहले से डिवाइस दिया जाएगा, और जो भी मतलब कोई भी आपदा आने वाली है, मान लीजिए तूफान आने वाला है या चक्रवात आने वाला है, तो उससे संबंधित सूचना जो है उनके मोबाइल फोन के आसपास तुरंत क्या होगा? पहुंचा दिया जाएगा, जिससे वो सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? इसमें कुछ बताना जरूरी है, फिर आगे बढ़ जाए। नवमित्र डिवाइस, ठीक।
हाँ, नवमित जो डिवाइस बस इतना याद रखना, नवमित डिवाइस किसके लिए है? मछुआरों के लिए है, ठीक है? मछुआरों की सुरक्षा के लिए है। वो मत्स्य पालन क्षेत्रों की पहचान भी करेगा, उनको आपदाओं से भी बचाएगा, ठीक है? और यह जो परीक्षण है केरल स्थित नींदकारा उपनगर में किया गया था, जहाँ पर इस उपकरण को मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया था, ठीक है? नवमित्र डिवाइस, ठीक है? केरल में इसका परीक्षण किया गया था, कहाँ पे किया गया था? केरल में किया गया, ठीक है? चलिए, लूना 25 मिशन। लूना 25 मिशन क्या है? लूना 25 मिशन जो है रूसी चंद्र लैंडर मिशन है। विगत 47 वर्षों में रूस के द्वारा 47 वर्ष के बाद रूस के द्वारा चंद्रमा पर लैंडिंग करने का प्रयास था, किंतु यह सफल लैंडिंग नहीं हो पाया, हार्ड लैंडिंग हुई थी। क्या हुआ था? हार्ड लैंडिंग हुई थी, ठीक है? हार्ड लैंडिंग हुई चूँकि ये 11 अगस्त को भेजा गया था और ये शायद 19 अगस्त को लैंड कर रहा था, ठीक है? 11 अगस्त को भेजा गया था और 29 अगस्त को लैंड कर रहा था, किंतु ये चूँकि मतलब भारत को टक्कर देने के लिए था। भारत जब 14 जुलाई को प्रक्षेपित करता है, दुनिया में इसकी चर्चा होती है। उसी के मतलब तुरंत बाद चाइना मतलब रूस ने अपना थोड़ा-सा प्लान बदला और तुरंत ये था कि मतलब हम दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। शीघ्रता से काम किया गया और 11 अगस्त को लॉन्च किया गया। 19 अगस्त को अंतिम समय में जो है 20 अगस्त को सॉरी दिया हो 20 अगस्त को 20 अगस्त को जो है अंतिम समय में ये इसका नियंत्रण टूट गया और ये हार्ड लैंडिंग करके नष्ट हो गया। हार्ड लैंडिंग करके क्या हुआ? नष्ट हो गया, ठीक है? तो बस इतना याद रखना है, लूना 25 मिशन किसका है? रूस का है। किसका है? रूस का है। लूना यानी रूसी भाषा में चंद्रमा को लूना कहा जाता है। रूसी भाषा में चंद्रमा को क्या कहा जाता है? लूना कहा जाता है। और अमेरिकी भाषा में यानी अमेरिका में चंद्रमा को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा? अमेरिका में चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जी रमेश सर बताइए। सर अपोलो। हाँ, अपोलो कहा जाता है, ठीक है? हमें भी ऐसे याद करना आसान लगा कि अपने देश की जो संस्कृति है, कला है, संस्कृति है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम में से कई सारे लोग हैं जो अपनी संस्कृति, अपनी कला को लेके हीन भावना रखते हैं। तो यह हमें दुनिया के देशों के साथ सीखना चाहिए कि कैसे दुनिया के देश अपनी संस्कृति, अपनी जो कल्चर है, उसको प्रमोट करते हैं, उसको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से हो सके सहयोग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हीन भावना से देखने की बजाय। क्योंकि हीन भावना से देखने की जो दृष्टि है वो हमें दरअसल लैटिन शब्द है। लैटिन कल्चर के जितने देश है वहाँ अपोलो कहा जाता है। ठीक है सर, ओके चलिए। तो चंद्रयान 3 अपोलो लैटिन नहीं है, अपोलो ग्रीक शब्द है। ग्रीक, तो हाँ ग्रीक लैटिन है ना, ग्रीक सिविलाइजेशन। ठीक है चलिए। सर दोनों एक ही है क्या? अब सर देखना पड़ेगा, ग्रीक एथेंस में है और लैटिन तो ठीक है, ग्रीक लैटिन अलग है। अलग है हाँ वो मुझे भी लग रहा है अलग है। लैंग्वेज हाँ सिविलाइजेशन में ही लैटिन मतलब वो था लैंग्वेज। चलिए ठीक है, फिर उस पर डिबेट करने का क्या मतलब है? फालतू का जो चीजें हम लोगों के अभी मतलब काम की नहीं है। कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा चीजों को अभी इस 1 महीने में कुछ नहीं पढ़ना है, 22 दिन तक एकदम टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई। चलिए, चंद्रयान 3 इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी LVM-3 M4 से। किससे किया गया था? LVM-3 M4 से किया गया था, ठीक है? M4 क्या है? इसकी 4th ऑपरेशनल फ्लाइट को प्रदर्शित करता है। ये M4 क्या है? 4th ऑपरेशनल सैटेलाइट को प्रदर्शित करता है और इसमें कुल जो भार था 3895 था। कितना था? 3895 था। इसका कुल भार जो है 3895 किग्रा है और इसमें चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख घटक थे। एक था एन इंडिजिनस, ठीक है? एन इंडिजिनस propulsion मॉड्यूल था, लैंडर मॉड्यूल था और रोवर था। लैंडर मॉड्यूल का क्या नाम था? विक्रम। लैंडर मॉड्यूल का क्या नाम था? विक्रम। और रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान, ठीक है? रोवर 26 किलोग्राम का था, रोवर 26 किलोग्राम था, ठीक है? और जो लैंडर मॉड्यूल है वो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक 23 अगस्त को लैंड करता है। शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम रखा जाता है, जहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, ठीक है? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। जापान भी अभी सफल लैंडिंग करने में 5वां देश बना है, ठीक है? जापान जनवरी 2024 में सफल लैंडिंग किया है और दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था भारत। दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भारत है। और जहाँ पर लैंड किया है उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है और जो इस बार के अंतरिक्ष दिवस की थीम थी वो कौन बताएगा? 24 अगस्त 2023 को मनाए गए, सॉरी 23 अगस्त 2023 को मनाए गए अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? निधि मैम बताइए। टचिंग लाइव्स।
while touching moon, something ऐसे कुछ। हाँ, टचिंग लाइफ्स व्हाइल टचिंग द मून कुछ करके था, ठीक है। अमन सर बताइए अगर आपको। स्पेस सागा करके इंडियन स्पेस सागा टचिंग लिप्स विद टचिंग। एक लोग आप लोगों से बार-बार बोला जा रहा है ना कि जिसका नाम लीजिए पहले उसको बोलने दीजिए। सब लोग एक साथ बोल देते हैं, किसी का कुछ भी समझ में नहीं आया। आप बताइए जितने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कितने अभी जो बोला गया किसने समझ लिया? आप लोगों से ये बार-बार बोला जा रहा है कि जब एक सदस्य कोई बोलना शुरू कर दे, तो तुरंत अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सब लोग बोलने लगते हैं तो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मतलब ये समझिए कि फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा, फिर से दोबारा पूछना ही पूछना है। अमन सर आप फिर से बोलिए। सर टचिंग लिप्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। ठीक है, सभी लोगों ने सुन लिया? जब एक लोग बोलना शुरू कर दें ना तो मतलब ये देखिए ना कि जैसे आप ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी आएँगी, समझ लीजिएगा। जब इंटरव्यू देने जाएँगे, तो उस समय ये सारी चीज़ें काम करती हैं कि अगर कोई सदस्य बोलना शुरू किया या कुछ भी बोल रहा है, तो तुरंत आप शांत हो जाइए। भले ही आप अपना उत्तर दे रहे हैं, बीच से अगर उन्होंने बोलना शुरू किया, तुरंत आप शांत हो जाइए। ये आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है? मतलब ये समझिए कि आपकी जो ये तैयारी हो रही है, प्री ही नहीं तैयार कर रहे हैं, प्री के साथ-साथ मेंस के साथ अभी तो मेंस मान लीजिए बाद में लिखेंगे, लेकिन इंटरव्यू के लिए आप पहले से तैयार हो रहे हैं। सर और मैम कह के जो बोलना है आप लोगों का, ये आप लोगों का एक अभ्यास बन चुका होगा, जैसे हम समझ रहे हैं कि सारे लोगों का बन गया है सर और मैम, जिसे भी बोलना है सर और मैम कह के बोलना है। इंटरव्यू में सर और मैम कह के ही बोलना है, किसी को और कुछ कह के बोल नहीं सकते हैं। यानी जो संबोधन, सम्मान जो शब्द है, वो सारे लोगों के लिए आने लगे हैं, ठीक है? सब चीज़ें काम करेंगी। चलिए, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की जो थीम है आप लोगों ने सुन ली है, ठीक? उसका चंद्रयान 2 जहाँ पर हार्ड लैंडिंग किया था उसका नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट के नाम याद करते-करते चंद्रयान 2 का जो पॉइंट है उसे मत भूलिएगा, उसका नाम क्या रखा गया है? तिरंगा पॉइंट रखा गया है। क्या रखा गया है? तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट। तो तिरंगा पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पर हार्ड लैंडिंग हुई थी, इसलिए तिरंगा पॉइंट रखा गया क्योंकि वहाँ पर भारत का जो तिरंगा है, वो उतर चुका था। भारत का तिरंगा उतर चुका था इसलिए उसका नाम क्या रख दिए? तिरंगा पॉइंट रख दिया, ठीक है? समझ में आ रहा है? उसके बाद एक ग्राफ प्रकाशित किया गया 27 अगस्त को, ठीक है? 27 अगस्त को लैंडर विक्रम से संलग्न जो है चासेट क्या नाम है? चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण के दक्षिण ध्रुव के आसपास मृदा के तापमान मापने की जो सफलता यानी दक्षिण ध्रुव के आसपास जो मिट्टी है उसके तापमान को मापा गया किससे? चासेट से। किससे नापा गया? चासेट से। मृदा को चासेट से चाप दिया गया, ठीक है? मृदा को चासेट से क्या किया? चाप दिया गया। अब इसे पढ़ लीजिए, आरओ में तो ऐसे ही पूछा था ना कि किसने खोजा था, ना? तो चासेट से मृदा को चाप दिया गया, ठीक है? चासेट से मृदा को चाप के तापमान की गणना कर ली गई है और ऐसा पता चला है कि चंद्रमा के आसपास जो सतह का तापमान है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सतह से 80 मिलीमीटर नीचे जो है -10 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि सीधा प्रश्न बन सकता है कि चंद्रमा पे सतह के तापमान चंद्रमा पे मृदा में चंद्रमा की मिट्टी में जो सतह का तापमान है या मिट्टी के अंदर का तापमान है किस पेलोड के द्वारा मापा गया था? किस पेलोड के द्वारा मापा गया? चासेट के द्वारा। किसके द्वारा मापा गया है? चासेट के द्वारा किया गया है। इसके बाद प्रज्ञान रोवर में जो संलग्न था लिबास, क्या नाम था? लिबास, ठीक है? चासेट है फिर लिबास है, चासेट और लिबास। लिबास जो है वो क्या करता है? पहली बार दक्षिण ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह पर मौलिक संरचना में यथास्थिति मापन करने का प्रयास किया है और इसने सल्फर की पुष्टि की है। किसकी पुष्टि की है? सल्फर की पुष्टि की थी, ठीक है? सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की थी, ठीक? जो प्रश्न था इसी से रिलेटेड था देखिए। लिबास ने सल्फर की उस उपस्थिति की प्रस्तुत की थी। साथ में इसने बताया कि एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की उपस्थिति भी है यहाँ पर। यानी अगर आपसे पूछे सल्फर के साथ-साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम इसके बाद मैंगनीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता चलता है। ये चीज़ें कौन बताता है? लिबास बताता है, LIBS क्या है? लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। लिबास, चासेट लिबास। इसके बाद जो प्रश्न आया था, ये था। इसके बाद रोवर से संलग्न APX यानी अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर सहित सूक्ष्म तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि की है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न यही आया था। सल्फर की उपस्थिति बताया था किसने? लिबास ने, लेकिन इसने भी पुष्टि कर दी एपीएक्सएस ने। एपीएक्सएस ने अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इसलिए इसी को पूछा था सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि किसने की थी? एपीएक्सएस ने की थी। किसने की थी? एपीएक्स ने। और साथ में इससे रंभा भी जुड़ा हुआ था। कौन जुड़ा था? रंभा। रंभा कौन बताएगा? रंभा मतलब
भारतीय मैथोलॉजिकल में रंभा का नाम आता है, कौन बताएगा रंभा के बारे में? थोड़ा बहुत अगर मैथोलॉजी जानते हैं, ऋषिमन बताइए। आई थिंक एक अप्सरा थी। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, एक अप्सरा है जो इंद्र के दरबार से जुड़ी हुई थी, ठीक है, इंद्र के दरबार में, ठीक है, रंभा। ठीक है, द रेडियो एनाटॉमी ऑफ द मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव इनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इनोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। रंभा ने क्या किया? दक्षिणी ध्रुव की सतह से संबद्ध चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन किया है, ठीक है। यानी प्लाज्मा वातावरण का मापन किसके द्वारा किया गया? रंभा के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं रंभा जी जो है इंद्र के दरबार में अप्सरा है और ये हर समय हर जगह भ्रमण करती रहती थी। तो ये वातावरण में घूम के प्लाज्मा का वर्ण, ठीक है, अब कोरिलेट हो रहा है ना अच्छे से, समझ में आ रहा है? रंभा जो है वातावरण में घूम के अपना क्या कहे, मापन कर रहे थे। रंभा जो है वातावरण में घूम के क्या कर रही थी? मापन कर रही थी। समझ में आ रहा है? ऐसे देखिए, चासेट जो है मिर्दे को चाप रहे हैं, ठीक है। सल्फर की बात कर रहा है लिबास, मैग्नीशियम यानी सल्फर के साथ एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की बात कर रहा है कौन? लिबास कर रहा है। एपेक्स जो है, एपीएक्स जो है, एपीएक्सएस जो है, ये किसकी? सल्फर की उपस्थिति की, यानी सल्फर जैसे सूक्ष्म तत्व की उपस्थिति की बात करता है। रंभा जो है घूम-घूम के वातावरण में चंद्र प्लाज्मा का मापन कर रही है, ठीक है, वातावरण का अध्ययन कर रही है, ठीक। और उसके बाद इल्सा जो है, इल्सा क्या कर रहा है? इल्सा ये एमईएमएस यानी माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम पर आधारित उपकरण था जिसने गतिविधियों को रोवर और अन्य नितभार की गतिविधियों वाले कंपन को रिकॉर्ड किया, ठीक है। यानी रोवर क्या काम कर रहा है, वो इल्सा ने किया। इल्सा ने देखा कि रोवर क्या काम कर रहा है, लैंडर क्या चेक कर रहा है, कंपन यानी आसपास जो कंपन हो रहा था उसको रिकॉर्ड कर रहा था। तो रोवर के बारे में जानकारी कौन इकट्ठा कर रहा था? इल्सा कर रहा था। रोवर के बारे में जानकारी कौन कर रहा था? इल्सा कर रहा था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बहुत तेज तो नहीं चल रहे हैं, बता दीजिएगा। नहीं सर, सही चल रहा है। चलिए, शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। शनि के उपग्रहों की संख्या कुल हो गई 146। शनि के उपग्रहों की संख्या कुल कितनी हो गई? 146। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या हो गई 95। यूरेनस के उपग्रहों की संख्या 28। नेपच्यून की है 16। मंगल की है 2। मंगल के उपग्रहों का मंडेस और फोबोस, ठीक है। डोमोस और फोबोस था। क्या था? डोमोस और फोबो। डोमोस और फोबो था। डोमोस और फोबे, ठीक है। मंगल के उपग्रहों का, ठीक है, डोमोस और फोबोस, ठीक। और उसके बाद शनि का टाइटन था और फोबो था ना, टाइटन और फोबो, ठीक है। और उसके बाद तो 146 मिल गए हैं। पृथ्वी का एक है, शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध के क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं है। ड्वार्फ प्लेनेट में 5 उपग्रह हैं। प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। प्लूटो के कितने उपग्रह हैं? ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो को कब बनाया गया था? वर्ष 2006 में बनाया गया था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित माइनर प्लेनेट सेंटर ने शनि के 63 नए उपग्रहों की खोज की है। यानी जी निधि मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये प्लूटो को 2006 में इसको सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया था ना शायद। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, 24 अगस्त 2006 को ये सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं उनसे बाहर किया गया था। अब इन्हें ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में रखा गया है, ठीक है। अच्छा इन्हें ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में रखा गया, ठीक। ओके। चलिए, क्लियर है सभी का यहाँ तक? तो पन्ना पलट दीजिए। 134 और 135 पहले पढ़ा जा चुका है। अब सीधे आ जाइए 136 नंबर पर। रितेश सर, अब दिखा स्पीड? सही बात है सर, थोड़ा सा मिस हो रहा है तो खोजना पड़ जा रहा है कहाँ चले गए। इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है आगे वाली चीज को। हाँ, ये बात सही है। हमको सर पता है ना कि कैसे कहाँ से कितना टाइम लगेगा। चलिए, एमपॉक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिख चुका था, ठीक है। एमपॉक्स जो है वायरस से होने वाली बीमारी थी और अब एमपॉक्स के बाद वायरस से और उसके बाद फिर वायरस से फिर और कृमि से यानी
क्रीमी उसके बाद क्या था? प्रोटोजोआ फंजाई, ठीक है? सबका बता दिए थे? तारे से होने वाले रोगों को बता दिया गया था ना? और उम्मीद हाँ, ओके ठीक है। सब कुछ बता दिया गया था? हाँ, चलिए ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हिलकॉल क्या है? हिलकॉल क्या है? हिलकॉल जो है हैजा का नया टीका है। सीधा प्रश्न बनेगा हैजा का नया टीका क्या नाम है? हिलकॉल है जिसका विकास किया गया भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत बायोटेक के द्वारा किया गया और ये ओरल हैजा का टीका है। कैसा है? ओरल है, ठीक है? ओरल, ठीक? ओरल। तो हैजा किससे होने वाला रोग है? हैजा जो है किससे? वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से? कौन बताएगा? वेरी गुड सौरभ सर, थैंक यू। बैक्टीरिया से होता है, ठीक है? अभी देखिए आपने बोला सब लोग शांत रहे, सबने सुना, अच्छे लगा, ठीक है? लेकिन जब एक साथ सब लोग बोल देते हैं ना, किसी को कुछ भी नहीं सुनाई दिया, फिर वो एक बार दोबारा बोलवाना ही पड़ेगा। तो हैजा बैक्टीरिया से होता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके अलावा इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक? ये 2 खुराक में दिया जाएगा, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपने सुन लिया कि 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा, 2 खुराक दिया जाएगा बस। उसके बाद क्या है? यूवी कॉल टीका जो है, यूवी कॉल टीका किसके लिए है? यूवी कॉल टीका जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा के एक और नए ओरल टीके की पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया है। तो यूवी कॉल और हिल कॉल, कॉल जहां जुड़ेगा किसे जोड़ लीजिएगा? हैजा। कॉल जहां जुड़ेगा किसे जोड़ना है? हैजा से, ठीक है? यूवी कॉल और हिल कॉल क्या है? हैजा का टीका है। यूवी कॉल और हिल कॉल क्या है? हैजा का टीका है। क्लियर है? यूवी कॉल और हिल कॉल, यूवी कॉल और हिल कॉल क्या है? हैजा का टीका है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए ठीक है। रमेश सर कुछ बोलना है क्या आपको? कॉल मीन्स मुझको लगता है कालरा है यहाँ पे। यही वही हमको भी लग रहा है, कालरा से। वही है सर। कालरा है ना? वही है सर। हाँ, नीचे दिया है, कालरा दिया है, ठीक है? बहुत सही, बढ़िया पकड़ा रमेश सर ने, आपने बता दिया। हिल कॉल, कॉल जहां जुड़ेगा हैजे का टीका, हिल यूवी, ठीक है? हिल कॉल यूवी कॉल, हिल कॉल यूवी कॉल। वैसे यूवी कैसे गिरी? यूवी कैसे गिरी? क्या था कोड? कौन बताएगा? यूवी कैसे गिरी? जी। और मोहित सर बताइए तो आप। मोहित सर। विवेक सर आप अपना माइक ऑफ कीजिए पहले। बोलिए सर। न्यूराल और वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरी। ठीक है, चलिए। कोड यानी याद हो चुका है सबको लगभग। तो अब जब मैप पढ़ाएंगे, अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो इसके बाद जब क्लास आरोप के स्पेशल मेन चलाएंगे तो आप लोगों को पूरा मैप जो है ना जुबान पे कर देंगे कि जैसे ही मैप कुछ भी है पूरा कोड में आप सब खटाखट बोलते चले जाएंगे, चाहे वो पूछे प्रशांत महासागर का, चाहे वो पूछे कहीं का भी, ठीक है? आ जाइए R21 मैट्रिक्स यम क्या है? मलेरिया रोधी टीका है, ठीक है? R21 मैट्रिक्स यम, यम से है मलेरिया, यम से क्या है? मलेरिया है, ठीक है? और ये कोटेड आइवरी में लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है? R21 मैट्रिक्स मलेरिया का टीका जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है? कोटेडी आइवरी में किया गया है। कोटेडी आइवरी की राजधानी है यामोसुकुरा। क्या है? यामोसुकुरा, ठीक है? वैसे जितने भी सदस्य 50 लोग हैं, ठीक है? 50 लोग हैं, इसमें से 2 हमारा हटा दीजिए, 48 सदस्य हैं। 48 में से ये बताइए कि कितने लोगों ने राजधानी अब तक लगभग 100 से अधिक देशों की याद कर ली है। लगभग अब तक 100 से अधिक देशों की याद कर ली है राजधानी। सिर्फ 12, 13, 14, 16 लोग हो रहे हैं, 18, लगभग 20 से 22 लोग। अन्य लोग जो अभी छोड़े हुए हैं, अभी भी 20 से 22 दिन है, अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, अन्यथा फिर 1 नंबर आपके हाथ से फिसल जाएगा और फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? चलिए। सर जी सर। सर जो करेंट में सर पढ़ते हैं और जो कंट्रीज जाते हैं तो उनकी राजधानियां देखते जाते हैं, बाकी तो ट्रेडिशनल वाले लोग हो जाते हैं, तो ठीक है या पूरा सबका देखना चाहिए? सर एक बार हम आपसे अभी भी बोलेंगे कि डेली 5-5 देशों की राजधानी पकड़ के याद कर डालिए। सर वो ट्रेडिशनल में हो या फिर कोई भी हो। हमने 194 देशों की राजधानी 2017 में याद कर डाली थी। चूँकि एक बार सर याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है? जैसे अभी मैंने आया ना कोटेडी आइवरी बोल दिया यामोसुकुरा। मान लीजिए आपने नहीं देखा, ध्यान दिया कोटेडी आइवरी की राजधानी और पूछ ली तो क्या करेंगे? ठीक है? जैसे बीच में देख रहे थे ना 2023 और 2022 वाले में, मतलब ऐसी राजधानी पूछ रहा था हमने, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ये पूछ भी सकता है। हाँ, याद किया है अलग बात है, 194 कंट्रीज़ की याद करके बैठा है, वो ठीक है, लेकिन मतलब उम्मीद नहीं थी कि इनको पूछ सकता, पूछ दिया। तो मतलब गलत नहीं होगा अगर ऐसा आ जाए तो। यानी 1 नंबर आपने अपना फिक्स करके रखा हुआ, बाँध के रखा है, ठीक है? कहते हैं ना कि हम अपनी पोटली जो है एक गठरी बाँध के रख ली है, अगर पूरा याद कर डालेंगे तो।
और याद करना सर बहुत आसान है, डेली 5 ठो याद कीजिए, 5 कर लीजिए। अब क्योंकि टाइम कम बचा है तो 8 या 9 कर दीजिए, और मुश्किल से 9 रटने में ना 15 मिनट टाइम लगेंगे। ठीक है रोहित सर? 15 मिनट से एक ज़्यादा नहीं लगेगा। हम जानते हैं पूरा, क्योंकि रटे हुए ना 5 हमको रटने में 5 मिनट लगता था। ठीक है, चलिए। तो आर मैट्रिक्स किसका है? मलेरिया का टीका है, कोठी डी आइवरी में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कोठी डी आइवरी में लॉन्च किया गया, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, और सीरम इंस्टीट्यूट जो है इसको वितरित कर रहा है। कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाइए। भारत में चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप देखा गया है। भारत में चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप देखा गया, और चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप जो देखा गया है, कहाँ पर देखा गया, किस जगह पर देखा गया है? ठीक है, तो ये देखा गया है, चांदीपुरा विषाणु के संक्रमण की 64 मामले आए हैं, और CHPV चांदीपुरा जो वायरस है, कुछ बोलना है क्या प्रदीप सर आपको? ठीक है, चलिए। तो सर्वाधिक जो प्रभाव है चांदीपुरा वायरस का, जो सर्वाधिक प्रकोप रहा है, गुजरात में देखा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। और चांदीपुरा जो वायरस है ये रबडोविरिडे है, रबडोविरिडे परिवार का सदस्य है। बस इतना याद रखिएगा। चांदीपुरा विषाणु यानी वायरस तो आ ही जा रहा है, चांदीपुरा जो बीमारी है उसका संबंध किससे है? यह विषाणु से, और ये मक्खियों, मच्छरों और जैसे रोगवाहकों से फैलता है, मच्छियों और मच्छरों से फैलता है, मच्छियों और मच्छरों से फैलता है। बस इतना देखना है। ठीक है, चांदीपुरा वायरस का प्रकोप कहाँ देखा? गुजरात में देखा गया। बस इतना याद करके आगे बढ़ जाइए। क्यों डेंगा? क्यों डेंगा जो है डेंगू का टीका है। डेंगा आ गया है, डेंगा से डेंगू, कॉल से कालरा, डेंगा से डेंगू, काल से कालरा। डेंगू जो है वायरस से होने वाला रोग है। डेंगू किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। इस टीके का नाम है टाक 003। टाक 003 है डेंगू के लिए। 003 टाक, TAK। अभी अब देख रहे हैं आप, मच्छर बहुत तेजी से मच्छर काट रहे हैं ना, डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, तो डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने लगता है। किसकी कम होती है? पहले प्लेटलेट्स गिरने लगता है। ठीक है, तो क्यों डेंगा, कौन सा टीका लाया गया है? क्यों डेंगा लाया गया है? टाक 003। क्या लाया गया है? टाक 003। ठीक है, टाक 003 टीका है। प्रश्न देखिए, टीका हिलकॉल हो गया, हिलकॉल यूविकॉल, टाक 003 क्यों डेंगा, डेंगू का टीका है। और डेंगू जो है किससे होने वाला रोग है? विषाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला है? विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, और इसके विषाणु ये किससे फैलता है? तो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। किससे फैलता है? एडीज एजिप्टी। ठीक है, उसके बाद देखिए डेंगी आल। देखिए डेंगा आएगा, डेंगा को मंजूरी WHO ने दी है, और भारत सरकार में आ गया डेंगी आल। ठीक है, डेंगी आल है, डेंगू का स्वदेशी टीका है, और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? ICMR। ठीक है, किसके द्वारा? ICMR और पैंसिया बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा? पैंसिया बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। ICMR और पैंसिया बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू टीके की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करेगा। बस याद रखिएगा, डेंगी आल क्या है? डेंगू का स्वदेशी टीका है। और क्यों डेंगा क्या है? डेंगू का टीका है, जो WHO के द्वारा मंजूरी प्राप्त है, जिसका नाम रखा गया टॉक 003। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ जाए। मलेरिया विषाणु से होने वाला रोग है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, पीछे पढ़ाया जा चुका है। पेज नंबर 138 पे आकर, पेज नंबर 138 पे 10 पेज इतनी टाइम हुआ, सुबह 5 पेज हुआ था, लगभग 15-16 पेज आज हो गया। मेन 5CV बस एक देखेंगे, इसके बाद क्लास ओवर कर देते हैं। मेन 5CV मेनिंजाइटिस का टीका है। किसका है? मेन से मेनिंजाइटिस हो जाएगा। मेनिंजाइटिस का 5-in-1 टीका है। मेनिंजाइटिस का 5-in-1 टीका है, WHO के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कब? 12 अप्रैल को। कब दी गई है? 12 अप्रैल को। और ये लॉन्च किया गया कहाँ पर? नाइजीरिया में। कहाँ लॉन्च किया गया? नाइजीरिया, जिसकी राजधानी है अबूजा। नाइजीरिया जिसकी राजधानी क्या है? अबूजा है, अबूजा। ठीक है, नाइजीरिया जिसकी राजधानी क्या है? अबूजा है। कोटडी आइवरी में कौन सा टीका लॉन्च किया गया? कोटडी आइवरी में टीका लॉन्च किया गया है मलेरिया का। किसका लॉन्च किया गया? R21 या फिर मैट्रिक्सियम टीका लॉन्च किया गया है कोटडी आइवरी में। और नाइजीरिया में लॉन्च किया गया मेनिंजाइटिस का टीका, मेन 5-in-1। ठीक है, 5-in-1 मेनिंजाइटिस का टीका का नाम क्या है? मेन 5-in-1। ठीक है, और मेनिंजाइटिस जो है जीवाणु की प्रमुख 5 नस्लों के विरुद्ध काम करेगा। ठीक है, यानी मेनिंजाइटिस किससे होने वाला रोग है? मेनिंजाइटिस ये है भाई, ये किसी एक से नहीं हो रहा है, जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों, पेस्टिसाइड, किसी से भी हो जाएगा। ठीक है, किसी एक से नहीं याद करना है। मेनिंजाइटिस जो है ना, 5-in-1 जो टीका रखा गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया 5-in-1 इसीलिए रखा गया है कि सब कुछ रोगाणु है, विषाणु है, कवक है, परजीवी है, सबके साथ और बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट सब पकड़ लिया है। ठीक है, मेनिंजाइटिस एक मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग है। ठीक है,
जो हमारे मेम्ब्रेन्स के सूजन के कारण होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स में सूजन के कारण होती है, ठीक। चलिए, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, अब इसको यहीं पे रोकते हैं, कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो अब हैंड रेज कर लीजिएगा अपना।